हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अनदर लैंडमार्क जजमेंट ऑफ इंडियन जुडिशरी, दैट्स द ए के गोपालन केस। ओके, 1950 का ये केस है। ओके, और बेसिकली पर्सनल लिबर्टी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इसके जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बात करते हैं कि आज हम किन किन बातों पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इस केस ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल लेवल पे लिबर्टीज़ को आपका एक बाउंडेड किया कि कहाँ तक पर्सनल लिबर्टी हो सकती है। इस पे आज हम बात करेंगे। फिर किस तरीके से ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को कनेक्ट होता है 1950 के एक्ट में, और उसने पर्सनल लिबर्टी को किस तरीके से सेव किया, और ये बताया कि क्या पर्सनल लिबर्टी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कनेक्टेड है या फिर प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ से। दो ही बहुत ही कैची वर्ड हैं। ओके, और एवरीवन वांट टू नो अबाउट इट, कि हर किसी को जानने की इच्छा रहती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और आर्टिकल 21 किस तरीके से इनिशियल लेवल पे ओके पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड, यानी आज हमें मैक्सिमम जो राइट्स हैं इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, ओके चाइल्ड राइट से रिलेटेड, जो भी एक्स्ट्रा राइट्स हमें अवेलेबल हैं वो समहाउ इस आर्टिकल से गवर्न करते हैं। तो ये इस बात पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनिशियल लेवल पे आर्टिकल 21 ने सेप लिया। ओके, तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि ए के गोपालन थे कौन से, थे कौन, तो ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे उस समय के। इंडिया जब फ्रीडम ले ही रहा था, तो उस समय यानी प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर थे और बहुत ही रिनाउंड थे। उनके 1947 से 1950 तक, लेकिन इनको कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम डिटेन करके रखा गया था। ओके, और 1950 में एक एक्ट भी पास हुआ, ओके प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, और उसके तहत इनको फिर से डिटेन कर दिया गया ऑन द बिहाफ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। मीन्स कि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, इसलिए हम आपको डिटेन कर रहे हैं, और आपको क्यों खतरा हो ये डिफाइन नहीं किया गया था। ओके, तो ये चीज़ डिफाइन नहीं की गई कि आप क्यों नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, इसलिए वो ए के गोपालन ने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि अंडर आर्टिकल 32 मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। यानी अगर आपके कभी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो आप सीधे आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, तो इनने बोला कि मुझे बताया ही नहीं गया और मुझे डिटेन कर दिया गया, तो मेरे जो राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। ओके, तो वो कौन से राइट्स थे जिनका वायलेशन हो रहा था? पहला था राइट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, जैसे मैंने प्रीवियस टाइम पे भी बोला था कि एक लॉ के सामने सारे सिटीजन्स को सेम माना जाएगा, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में सारे जो सिटीजन्स हैं उनको सेम नहीं माना जाता। ये ए के गोपालन का कहना था। उन्हें बोला कि बस मुझे स्पेशली कैटेगराइज किया जा रहा है, या फिर जो ऐसे यानी कि अगेंस्ट होते हैं गवर्नमेंट के, उनको स्पेशली कैटेगराइज करके अलग माना जाता है और उनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जाता है। तो वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। देन आर्टिकल 19 है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच से कनेक्टेड है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी तार्किक युक्तिबद्ध निर्बंधन रहते हैं कि आप कुछ रीजन्स हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया, उसके बिहाफ पे आप कहीं पे, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल सकते हो, आप सोवरिजिनिटी को ध्यान में रखोगे। ओके, इस तरीके के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आप अपनी बातों को दूसरों तक बता सकते हो। ओके, देन आर्टिकल 21 ये सबसे बड़ा है, और इस पे ये है कि पर्सनल लिबर्टी सीधे वर्ड जो है वो इसमें है, और पर्सनल लिबर्टी कंटिन्यूसली उस समय इनिशियल लेवल पे था, और उस समय पहली बार इसको डिफाइन करने की बात थी कि पर्सनल लिबर्टी है कितनी, इतनी है, इतनी है, यानी इसमें क्या क्या चीजें पर्सनल लिबर्टी के स्पेयर्स में क्या क्या आते हैं। क्या इसमें प्राइवेसी आती है? क्या इसमें नेचुरल राइट्स आते हैं? क्या इसमें इन्वायरमेंटल राइट्स आते हैं? ओके, तो उस समय डिफाइन नहीं था। ठीक है, तो यही वाली चीज थी। बस इनिशियल लेवल पे ए के गोपालन केस में इससे पर्सनल लिबर्टी माना गया, यानी उसके स्पेयर को बहुत ही रिड्यूस कर दिया गया। ओके, तो इस पे भी बात करेंगे उसके बाद। तो यहां पे ये वाली बात हुई थी कि मुझ पे जो लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए, वो उन्होंने बोला कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ से ना होके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गवर्न होनी चाहिए एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रोसीजर
स्टेबलाइज बाय लॉ का मतलब ये होता है कि आपने किसी लॉ को पास करने में जो प्रोसीजर है कि पहले उसे पार्लियामेंट के लोकसभा, ओके, पार्लियामेंट के लोकसभा या राज्यसभा में आप उसको पेश करोगे, ओके, फिर उन दोनों से ये अप्रूव होगा, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट ने भी इसको अप्रूवल दे दिया तो ये लॉ बन जाएगा। अगर आपने ये पूरी प्रोसीजर फॉलो की हुई है तो आप इस लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ एनी ग्राउंड, ओके। तो अगर ये लॉ पर्सनल लिबर्टी या अनदर किसी भी यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट को वायलेट करता है तो भी आप उसको कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते। ये बोलता है प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, इवन वो लॉ लॉजिकल हो या नहीं हो। यानी गवर्नमेंट ने अगर ऐसा लॉ बना दिया कि ट्रैफिक सिग्नल में जो भी लोग हैं जो ब्लैक कार या ब्लैक गाड़ी रखते हैं, ओके, ब्लैक बाइक है जिनके पास में, वो उनको ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, इनलॉजिकल है। लेकिन अगर ये इस प्रोसीजर को फॉलो करके उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो फिर किसी तरीके से भी उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। वहीं पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलता है कि आपने प्रोसीजर फॉलो करी है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ वो जो लॉ है उसमें फेयरनेस, जस्ट एंड रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो रीजनेबल होना चाहिए। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल एम्बुलेंस पे अप्लाइड नहीं होते हैं, वो एक रीजनेबल भी है, फेयर भी है और जस्ट भी है। कि एम्बुलेंस है तो उसको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं कि वो जस्टिस को या जस्ट सिस्टम को फॉलो करता है, उसमें जो यूज़ किए गए हैं रीजनिंग वो लॉजिकल रीजनिंग है या नहीं है, ओके। तो मेन डिफरेंस है कि प्रोसीजर के साथ साथ वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि उस लॉ में फेयरनेस, जस्ट एंड रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया, ओके। उसमें आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, कि यानी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए कि मेरा मूड आया, मैं सुबह उठा हूँ, मुझे लगा कि आज ब्लैक वाली गाड़ियाँ बिल्कुल फ्री फ्लो में घूमनी चाहिए, जो मेरे पास भी एक ब्लैक गाड़ी है, तो बस मैंने एक लॉ बना के उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। और ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई थी मेनका गांधी केस में, ओके। मेनका गांधी केस में पर्सनल लिबर्टी का जो स्पेयर था वो कुछ ऐसा हो गया। पहले ए के गोपालन के केस में, या ये बोला जाए कि ए के गोपालन के केस में तो बस वो इतना ही था पर्सनल लिबर्टी, और ये हो गया मेनका गांधी के केस में। जब मेनका गांधी केस की हम बात करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बस जस्ट फॉर इट कि हमें अराउंड 28 ईयर्स तक इस लेवल की पर्सनल लिबर्टी मिल रही थी, ओके। आफ्टर दैट उस तरीके से हमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने उसको रीजस्टिफाई किया, और फिर जो पर्सनल लिबर्टी की मीनिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा इलेबरेट हो गई, ओके। उसके बाद इनका एक और भी आर्गुमेंट था कि नेचुरल जस्टिस के हिसाब से अगर आप किसी को कोई भी चीज़ हो रही है यानी डिटेन भी कर रहे हो तो उसको आपको रीजंस बताना जरूरी है, कि उसको डिटेन क्यों कर रहे हो इसका रीज़न आपको वहाँ पे बताना जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई रीज़न उनको बताया नहीं गया था, मेन चीज़ ये थी, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ओके, क्यों ये लैंडमार्क है? उन्हें बोला कि आर्टिकल 14 जो रहता है वो यहाँ पर कहीं पे भी वायलेट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी डिस्क्रिशनरी रूप में नहीं माना गया है, सबको इक्वली माना जाता है। और उनमें से कुछ सिलेक्टिव जिनको माना जाता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट हैं या वर्क कर सकते हैं उनके अगेंस्ट ही बस इसको अलाउ लागू किया जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन तो यहाँ पे आर्टिकल 14 के हिसाब से आप चैलेंज नहीं कर सकते। देन आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओके। तो उन्होंने बोला इसका भी वॉयलेशन नहीं होता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जिसमें एक चीज आती है नेशनल सिक्योरिटी। और नेशनल सिक्योरिटी अभी तक डिफाइन नहीं की गई है, नो वन नोस कि नेशनल सिक्योरिटी कितनी लंबी होती है, कई बार इसमें बहुत सारे डिस्क्रिशनरी हो जाती हैं, ठीक है। थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी कुछ भी चीज हो सकती है, ओके। बट जो मेजर चीज हुई थी वहां पर जो आर्टिकल 21 में उनने बोला, जो मैंने आपसे बोला था कि केवल प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ बस पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि लॉ जस्ट फेयरनेस के साथ है या नहीं है, ओके, ये चीज आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी में नहीं आती है और ना उस समय इंटरप्रिटेट की गई। ओरिजिनल आर्टिकल 21 में केवल ये वर्ड हुआ है प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, और उसको फिर आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने इलेबरेट किया है मेनका गांधी केस में, ओके। तो उस समय इन्होंने बोला कि प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ आर्टिकल 21 के अंतर्गत
आता है, ओके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी फेयरनेस, रीजनेबलनेस और ड्यू प्रोसेस की रिक्वायरमेंट या आप इम्प्लीमेंट या बाद भी नहीं कर सकते। और नेचुरल जस्टिस जो बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि नेचुरल जस्टिस प्रिवेंटिव डिटेंशन के उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होती। आप यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे कोई एक रीजनिंग या फिर रीज़न बताओगे कि क्यों आपको डिटेन किया गया है। ओके, तो इस तरीके से इस चीज़ को किया गया। अब इसका एनालिसिस करें तो उस समय के हिसाब से इंटरप्रिटेशन 21 आर्टिकल 21 की रीजनेबल यानी पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्शन करना रिक्वायरमेंट था, क्योंकि उस समय हमें केवल इंडिपेंडेंट हुए थे हम। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, हम किसी को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे सकते, हम बिल्कुल एब्सोल्यूट पर्सनल लिबर्टी नहीं दे सकते थे। जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी और भी मैच्योर हुई, ओके, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, इस कारण से पर्सनल लिबर्टी को उस समय रिस्ट्रिक्ट करके रखना या उसको बिल्कुल कन्फाइन करके रखना एक बहुत ही बेटर डिसीजन था, क्योंकि उस समय सोसाइटी में यूनिटी नहीं थी, देश भी उस समय हमारा बंटवारे के थ्रू हुआ था, तो उस समय इस तरीके की जजमेंट को लेके चलना सही था। हाँ, लेकिन ये था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के साथ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी था ये वाला जजमेंट, कि आपको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहेल्ड करना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी है, प्रियम्बल में लिखा भी हुआ है डेमोक्रेटिक, ठीक है, लेकिन उसको नहीं किया गया, जो मैंने आपको रीज़न बताया। लेकिन हाँ, विद अ लॉजिकल, हाँ, उसको इग्नोर तो किया गया था। और नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल राइट्स में यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऊपर हट अपहोल्ड करके रखा गया था। ओके, कि यानी आप पर्सनल लिबर्टी से ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटीज़ को कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उस समय की रिक्वायरमेंट थी। और ऐसा नहीं है कि आज हम पर्सनल लिबर्टीज़ पे बात नहीं करते हैं, आज भी उस पर किया जाता है। एज आई टोल्ड कि मेनका गांधी केस में इसको हटा भी दिया गया है। ओके, और लीगल सेफगार्ड अगेंस्ट अ पर्सनल लिबर्टी उस समय स्ट्रॉन्गर भी था, ओके, कंपैरेटिवली ज़्यादा किया गया। लेकिन मेनका गांधी केस के हटाए जाने के बाद भी इंडिया में स्टिल जो पर्सनल लिबर्टीज को नेशनल सिक्योरिटीज़ के आधार पर आज भी डिटेन किया जा सकता है, वो कुछ ये लॉ हैं जिनको आज आज भी इम्प्लीमेंट कर सकती है और करती भी है गवर्नमेंट। ओके, जैसे यूएपीए 1967 का एक एक्ट है, ओके, कोफे पोसा एक एक्ट है, टाडा आपने सुना होगा, ओके, इस एक्ट को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का, मेनका गांधी केस 1978 का था, फिर भी 1980 का स्टार्ट 1980 का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आज भी इंप्लीमेंट है। तो आज भी लोगों को डिटेन किया जा सकता है और उसकी पर्सनल लिबर्टी को लिमिटेड किया जा सकता है, लेकिन वो लिमिटेशन एक लेवल तक ही किया जा सकता है। हाँ, लेकिन वो केस कितना लंबा चलेगा इसके ऊपर रहता है कि उसकी पर्सनल लिबर्टी कब तक इम्पैक्टेड रहेगी। ओके, देन ऑनगोइंग डिबेट अभी भी चल रही है कि नेशनल सिक्योरिटी और पर्सनल लिबर्टी में कौन ज़्यादा बड़ा, ये अभी भी चल रहा है। कोर्ट में इतने सारे मुद्दे जाते रहते हैं और अभी भी डिस्कशन होता है कि पर्सनल लिबर्टी कहाँ तक और कितने एक्सटेंट तक आप कर सकते हो, आप कितनी फ्री स्पीच की आपके ऊपर है, और आपको फ्री स्पीच दी हुई है, क्या उसको सही तरीके से यूज़ करने भी दिया जाता है, या फिर आपके ऊपर किसी तरीके से आपने कुछ बोला और उसके अगेंस्ट एक अदर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, जैसे ट्विटर में आजकल शुरू हो जाता है। ओके, सो कंक्लूजन में ये केस देख सकते हैं कि इनिशियल लेवल में ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसने फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिबेट शुरू करी फंडामेंटल राइट्स में पर्सनल लिबर्टी के ग्राउंड पे, कि कहाँ तक आप पर्सनल लिबर्टीज हमारे लिए अवेलेबल है। ओके, हमें एक लेसन भी मिला कि लीगल सेफगार्ड कितना हमें अवेलेबल मिला हुआ है। ओके, कि लीगली हम कितने सेफ हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हम लीगली उन राइट्स को कितना यूज़ कर पा रहे हैं ऑन ग्राउंड। ओके, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसी पे रहता है कि कोई लॉ मिलना और उसको आप ऑन ग्राउंड कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, इस पे मैटर करता है। अगर आप उसको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो सही से इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लॉ हैं, एट्रोसिटीज़ एक्ट है, ठीक है, उसको ऑन ग्राउंड में अभी भी बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड देन ये था कि प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशंस लेटर पार्ट में हमें दिखाई दी, जो मेनका गांधी का केस था उसमें। ओके, एंड देन की टेक अवे कि अभी भी पर्सनल लिबर्टी एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जो धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेवलप होगा और जिस पे आगे हम और भी ज़्यादा डिस्कशन देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।